राजीव जी, जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने पिछले दिनों कही है, जो बातें उन्होंने सदन के बाहर कही वही बातें उन्होंने सदन में भी कही। और पहली बार ऐसा लगा कि बीजेपी सकपका गई। बीजेपी के जो नेता बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज माने जाते थे, वो सब दिग्गज वक्ता चुपचाप बैकफुट पर नजर आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, आखिर करें तो करें क्या। जब लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ तो शुरुआत में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री वहां अनुपस्थित थे, उससे भी बीजेपी बेबस हो गई। और ऐसा लोगों का कहना है, जो पुराने हमारे पत्रकार साथी हैं, कि सदन में एक बार वो नजारा पेश हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता विपक्ष में होते थे और वो सरकार के बारे में बोलते थे, लगभग वैसी ही स्थिति हो गई। उतने तीखे हमले राहुल गांधी ने किए। एक बात और लगी कि पूरी बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों से छितरा गई है और जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नजर नहीं आया। जैसे 2019 में राहुल गांधी ने अपने तमाम भाषणों पर राफेल को केंद्रित कर रखा था, इस बार उन्होंने अपने तमाम भाषणों को केंद्रित किया है अडानी पर। और हिंडनबर्ग के आने के बाद अडानी समूह की जो गति शेयर बाजारों में हुई, जो गति तमाम मीडिया में हुई, वो देखने लायक है। एक पत्रिका ने 6 हफ्ते पहले अडानी को नया सम्राट बताया था कारोबारी दुनिया का, और 6 हफ्ते बाद उसी पत्रिका ने अडानी पर फिर कवर स्टोरी छापी और लिखा कि फॉल आउट, यानी बर्बादी के कगार पे पहुंच रहे हैं। अडानी के कॉन्ट्रैक्ट की पूरी क्रोनोलॉजी भी राहुल गांधी जगह जगह बताते आए और अपने हर भाषण में उन्होंने समझाया कि जब प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं तब क्या होता है, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब क्या होता है, जब फ्रांस जाते हैं तो क्या होता है, उनके साथ कौन जाता है, उनके बाद में कौन जाता है, और उनके लौटने के बाद फिर कौन जाता है, कौन प्रधानमंत्री की यात्राओं का फॉलोअप करता है। वो फॉलोअप विदेश मंत्रालय नहीं करता बल्कि समूह करता है। ये सारी बातें जिस तरह से राहुल गांधी ने समझाई के कोई नहीं आया। यहाँ तक कि बजट को भी राहुल गांधी ने समेट लिया, के बारे में भी अपनी टिप्पणी की थी कि बजट भी किस तरह अडानी जैसे लोगों की मदद कर रहा है। अब बीजेपी इस हमले से इतनी घबराई हुई है कि बीजेपी के तमाम नेता, संसद चल रहा है चीजें, लेकिन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वे त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं, नागालैंड का दौरा कर रहे हैं, कहीं सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वे लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। और खास करके जब संसद चल रहा है तब भी प्रधानमंत्री का ध्यान संसद की तरफ नहीं है बल्कि चुनाव प्रचार पर है। ये बात फिर नोट की जानी चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन सप्ताह में केवल चुनाव प्रचार में लगा रहता है, और जो भाषण उनके हैं तमाम जगह के उनके भाषण सुन लीजिए, उसकी एक ही लाइन है कि बीजेपी कितनी महान है, हमने कितना महान काम किया। तो वे सवालों से बच तो रहे हैं संसद में, बल्कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए दूसरे काम भी कर रहे हैं। अब जो नई कोशिश हुई है उसमें मुश्किल यह है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, इसमें अधिक से अधिक राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर मान लो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई फिर बीजेपी के गले की फांस बन जाएगी। तो बीजेपी एक ऐसी स्थिति में है कि जब वो न राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, न राहुल गांधी से बचाव के लिए अपना टारगेट ढूंढ सकते हैं। उनके पास कोई हाल नहीं बची, उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा है। और ये बेचैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक और अमित शाह तक सबको नजर आती है। बाकी फिर परसों जब त्रिपुरा में मतदान होगा तो लोग बता ही देंगे कि लोगों का नजरिया क्या है और वे क्या चाहते हैं। राजीव जी बिल्कुल, त्रिपुरा में जी देखिए राजीव जी, न केवल भारत के लोग, न केवल राहुल गांधी, न केवल आप और हम आश्चर्यचकित हैं और अचंभित हैं। इस समय सिटी बैंक के अधिकारी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकारी, जेपी मॉर्गन के अधिकारी, मॉरिशस गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट भी विश्व ये सोच रहा होगा कि अगर अदानी प्रकरण पूरे विश्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और एक भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि सरनेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदानी प्रकरण से ज्यादा सरनेम इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम है प्रेमचंद धूमल।
और अनुराग ठाकुर नाम लिखते हैं, अनुराग ठाकुर, तो उनसे कहें कि मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएं अगर ये देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। देखिए पूरे, अब आपने कहा कि जैसे जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एमएल शर्मा साहब ने, वकील साहब ने उनके सामने पेश किया कि आप हिंडनबर्ग की इंक्वायरी कीजिए, आप हिंडनबर्ग की इंक्वायरी कर लीजिए, चाहे आप अडानी की इंक्वायरी कर लीजिए, बात एक ही है। क्योंकि जब हिंडनबर्ग की इंक्वायरी होगी और हिंडनबर्ग से पूछा जाएगा तो हिंडनबर्ग कहेगा कि मुझे आप पार्लियामेंट में तलब कर लीजिए, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लीजिए और मैं सारे ऐसे दस्तावेज वहां पे प्रस्तुत कर दूंगा कि उसके बाद जो आपकी कमेटी है, चाहे उसमें सारे अडानी के समधियों और बहनोइयों और जीजाओं को वहां पे बिठा ले, इसके बावजूद कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी। मैं राजीव जी आपको सच बताऊं, जब पार्लियामेंट में राज्यसभा को सुन रहा था, देख रहा था, प्रत्यक्ष देख रहा था, पोजीशन तो नहीं देख रहा था, उसमें केवल सत्ता पक्ष देख रहा था, मुझे सारे के सारे लोग जो ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, उनमें गौतम अडानी की छवि दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे गौतम अडानी वहां बैठे हैं। देखिए देश की अर्थव्यवस्था पे और पूरा विश्व अचंभित है, पूरा विश्व ये सोच रहा है, क्योंकि मेरे पास फोन आ रहे हैं विदेश से और वो ये कह रहे हैं कि यार देश के सामने इतना बड़ा एक क्वेश्चन है और देश की अर्थव्यवस्था पे जहां पे अब लोग अपने लोन को कॉल कर रहे हैं, जहां पे बॉन्ड की कीमत को जीरो कर दिया है, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर कह रहा है कि अपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने सरनेम अलग क्यों नहीं रखते हैं। देखिए वास्तविकता में जो हो रहा है, जो हाथ कांप रहे थे, मेरे ख्याल से जो कारण है कि हाथ कांप रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अडानी केवल एक मुखौटा है। अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है उन लोगों का है जिनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 के लिए जो तैयारी की थी, पूरा जो पैसे का चक्रव्यूह बनाया था और जो पूरा एक सर्किल बनाया था कि पैसा कैसे बाहर जाएगा और बाहर से कंपनी में आएगा, फिर शेयर प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे, फिर वो कैसे पीएम केयर फंड में आएगा, फिर वो कैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स में आएगा, वो सारा जो तारतम्य था वो टूट गया है, इसलिए हाथ कांप रहे थे। देखिए वास्तविकता में देश के सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है, ये देश के अस्तित्व का सवाल है, ये देश की अर्थव्यवस्था के अस्तित्व का सवाल है। गांव गांव में, शहर शहर में, पान की दुकानों में रिक्शे वाले ये पूछ रहे हैं कि ये अडानी प्रकरण है, अगर इसके अंदर सब कुछ सही है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, तो सरकार को ये स्वीकार करने में क्या मुश्किल है कि एक जांच हो जाए, इसकी एक विस्तृत जांच हो जाए। इसमें इतना बचने की आवश्यकता क्या है, सरने में फंसने की क्या आवश्यकता है। अभी तक नाव में एक छेद था, पहले एक छेद हुआ, फिर 2 छेद हुए, फिर 3 छेद हुए, अब छेद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कब तक पानी उलीचेंगे, कब तक नाव से पानी को निकालेंगे, ये परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए कृपा करके अपनी बात को स्वीकार करें, जो असली मुद्दा देश के सामने है उसको स्वीकार करें। अपोजिशन और सत्ता पक्ष का इसमें प्रश्न नहीं है, इसमें प्रश्न देश की अस्मिता का प्रश्न है। तो माननीय मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, वो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो इधर उधर की बात न करें और ये बताएं कि अडानी प्रकरण में कब तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है नहीं की है। हिंडनबर्ग को अगर कोर्ट में हाजिर करवाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे तो इनकी ही कलई खुज जाएगी और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए इनके हित में है कि जितनी जल्दी हो असली जांच करवा दें, जनता के सामने प्रस्तुत कर दें और ये सिद्ध कर दें कि कोई इन्होंने गलती नहीं की है और किसका पैसा है, कहां से पैसा है, वो मनी ट्रेल में पता चल जाएगा और बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा कि ये पैसा अडानी का नहीं है, ये राजनीतिक लोगों का पैसा है। राजीव जी जी जांच की बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ